पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, तुर्क वज़ीर ख़ारजा, फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा पहुँचे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। कहा कि जनाब मान जाओ, बस करो, हमले बंद करो। वो तो ऐलान किए बैठेंगे हमने इसकी आड़ में हमास को ख़त्म। हर कोई फ़लस्तीन के हक़ में बोल रहा है ज़्यादातर, लेकिन अगर आप देखें तो सिर्फ अमेरिका आपको अब तक नजर आया, खास तौर पे सिक्योरिटी काउंसिल में। चीन इस पर बोला, अमेरिका को यानी मैं तो कहूँगा छितरौली की कि क्या है, तुम्हें इंसानी हकूक़ फिर कहाँ नजर आते हैं। शाम कुरैशी साहब गए, वज़ीर ख़ारजा तुर्की के भी साथ उनके गए, फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा, चाहता तो नहीं था अमेरिका या इसराइल के ये हो सके। बाबू डोगर साहब, ये अगर डिप्लोमेटिकली देखा जाए ठीक है, जाहिर है कि चाहते तो ये है कि वहाँ लोग मर रहे हैं, आप यहाँ बातें कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं, आप फौरी जंगबंदी करवाएं। और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, मैं देख रहा था रॉयटर्स की खबर है कि जी इन प्रिंसिपल सीज़ फायर की तरफ एग्रीमेंट चला गया है, अब बाकायदा एक तहरीरी शक्ल में भी आगे सामने आएगा। तो अभी जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी मुतालबा किया है कि इस मामले को फौरी तौर पर हल किया जाए, मगरबी किनारे में जारी तशद्दुद को हमें रोकना होगा, ये यूएन सेक्रेटरी जनरल कह रहा है। तो ये एक बड़ी एफर्ट तो है, इसमें कोई शक नहीं है। उसामा साहब, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है और उसमें मैं पाकिस्तान का बड़ा अहम और कलीदी रोल है। जिस तरह से शाम कुरैशी उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ना वो फौरी तौर पर तुर्की जा रहे हैं, उनका रब्ता तुर्की के साथ था, उनका रब्ता फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ था, उनका रब्ता बाकी मुस्लिम ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा उनके साथ भी था। जिस तरह से ये इकट्ठे न्यूयॉर्क गए और जिस तरह से फॉरेन मिनिस्टर को साथ लेके गए, तो इसमें पता चल रहा है कि कौन से ममालिक जो हैं जिन्होंने ये एफर्ट की और चीज़ों को यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन उसामा साहब, इसमें सबसे अहम रोल देखें, यहाँ पर तो यूएनओ में जो भी इस पर एक मुश्तरका अलामिया इनका सामने आएगा वो तो होगा, लेकिन इसको इससे स्टेप आगे जाना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। जो इसराइल जो है वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम कर रहा है, ये जो इतने लोग मर गए। कल हमने उनके जो एक सफारतकार को लिया हुआ था, डिप्लोमेट को लिया हुआ था, वो कह रहा था कि इन पे जंगी जराइम के तहत इन पे केस होना चाहिए, नेतन्याहू जो है उसका ट्रायल होना चाहिए। जो इनोसेंट लोग मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, उनकी शहादतों को रायगा नहीं जाना चाहिए। और फिर ये है कि जब इसराइल का दिल करेगा वो इस तरह से वो एक बदमाश हाथी की तरह ये चढ़ दौड़ेगा निहत्थे लोगों पर। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो हमास है, जो फ़लस्तीन के लोग हैं, उनको भी अपना डिफेंस करने का राइट है। जो ये यूरोप कह रहा है कि जी इसराइल को अपना डिफेंस करने का राइट है, हमास को भी राइट है, उनको भी असला खरीदने की इजाज़त होनी चाहिए, उनको भी असला रखने की इजाज़त होनी चाहिए। उन बेचारों के पास तो इंडिजिनस लोकल बने हुए मिसाइल थे, आधे मिसाइल उनके अपने गिर गए, पता नहीं कैसे वो पहुँचे। उनको भी लेटेस्ट जदीद हथियार जो है रखने की इजाजत होनी चाहिए। ये क्या है कि एक तरफ दुनिया के सबसे महंगे हथियार और दूसरी तरफ निहत्थे लोग। इतना फर्क कहीं भी नहीं देखा गया तारीख में। इवन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान की भी अगर आप सूरत हाल देखें, उनके पास मतलब चले वो जहाज मिसाइल थे, बल्कि उनके बाम्बू पकड़ के भी वो मार रहे होते थे। उनके अपने लोकल मिसाइल थे, खुद का धमाके करते थे, उनके पास मिसाइल फेंके हुए। दुनिया की फोर्सेस खड़ी हुई हैं, रशिया का जो असला यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। छीना हुआ था, उनके पास तो बहुत वाफर था ना अफगानिस्तान के पास, जो नेटो फोर्सेस के लिए। असद खलील साहब, एक चीज ये है कि अभी देख रहा था कि ये बयान भी आया रूस के वज़ीर ख़ारजा का कि अब यानी मजीद हम इजाजत नहीं दे सकते। ये उनका बयान आया है कि बस काफी हो गया, अब हम मजीद सिविलियन कैजुअलिटीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस के वज़ीर ख़ारजा का बयान वाले जी, रशिया वाले। तो ये बहुत पड़ गए इस्लामी मालिक को। यही मैं हैरान हूं। बात तो ये होगी कि पाकिस्तान का तो कोई स्टेक उस लिहाज से नहीं है कि पाकिस्तान तो फटा डाल रहा है। पाकिस्तान तो वाद एक गैरतमंद एक इस्लामिक कंट्रीज है जो पहली और सातवीं जो एटमी कंट्री है। ये कहा यह जाएगा कि तो पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक कभी बना ही नहीं इसराइल से, ना बनता है नहीं ना हमारा सफारत खाना ना कुछ। लेकिन जिन ममालिक के हैं, अभी यूएई ने हाल ही में, असल मसला तो उनके लिए पाकिस्तान जाके जो मर्जी कहता रहे, बुरा भला कहता रहे इसराइल, वो तो ऐसे बहस के आगे बीन बजाना, इसको कहते हैं बहस के आगे बीन बजाना और दीवार को टकरे मारना। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान टकरे मार रहा है, उसको पता है ये मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हर जगह पे वो शोर गौगा कर रहा है। मुझे बताएं कि जो इजराइल की जो पट्टी है वो फलस्तीन के अंदर दाखिल हुए, जिस तरह ऊंट कहते हैं ना कि उसको जगह दे, हमसाए अरब लीग। अच्छा, हमसाए अरब लीग, ओआईसी, उसको तो मैं नाम, मैं तो मुझे ऐसे लगता है जख्मों पे नमक छिड़कर ऊपर नींबू छोड़, इतना भी नहीं कर सकते कि उनसे खत्म कर दे। पाकिस्तान को जी आप तो दावा इसलिए कर रहे हैं कि आपके पहले ताल्लुकात नहीं है, आप साहब आप जितना सादगी से क्या हमास को असले की बावजूद
कि पाकिस्तान के हवाले से फलस्तीन की पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से हमेशा इंडिया के फेवर में रही। इसके बावजूद फलस्तीन ने आज तक कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। इसके बावजूद कि फलस्तीन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया। इन सारी चीजों को इग्नोर करके हम पूरी तरह से अपने फलस्तीन के भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। हमारा वजीर खारजा 2 दिन तुर्की और उसके बाद न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है। मेरा सवाल तो ये है कि वो अरब ममालिक जो इसमें स्टेक होल्डर हैं, वो अरब ममालिक जो इसराइल का फ्यूचर का नक्शा है उसमें मिस्र का हिस्सा है, उसमें सऊदी अरब का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं है। डर रहे हैं। वो क्यों डरे हुए हैं? वो क्यों खामोश बैठे हुए हैं? डरता मरता क्या ना करता अपनी एजेंसियों की वजह से, जो उसमें डूबे हुए, जिसमें वो गर्क हुए हुए। अब मुझे ये बताएं, इतनी सी वो जगह है, चारों तरफ अरब इस्लामिक कंट्रीज है ना, यानी उसको सांस भी नहीं ले सकता। पानी, हवा, फजा, जमीन, आसमान, हर जगह जो है उसमें 1-2% भी उसका नहीं बनता। अब मुझे बताए इससे ज्यादा एक मैं क्या कहूँ, मैं लफ्ज इस्तेमाल क्या करूँ? यानी देखें, मुझे ये बताएं, अब तुम्हारी बारी भी ग्रेटर इसराइल का नक्शा भी है। अब मुझे ये इंतजार कर रहे हैं। मैं इसका मिसाल बताता हूँ। अभी इन्होंने कहा फलस्तीन हमारी, उसने नहीं कभी की इंडिया की। कछुआ और जो है बिच्छू की आपने कहानी सुनी है कि जब कछुआ देखा कि बिच्छू जो है डूब रहा है, उसने ऊपर बिठा लिया, आगे जाके उसने डंग मारा उसको। उसने कहा यार ये ज्यादती की, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, डूब रहे थे। उसने कहा मेरी फितरत है, नीचे कैन नॉट बी चेंज। उसने कहा ठीक है, डुबकी लगाई। उसने कहा मैं डूब रहा हूँ। उसने कहा मेरी यह मसला आदत है। तो मामला ये, हम अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि किसको नहीं पता, डॉक्टर साहब, इसराइल का किसको नहीं पता, का सबको पता है, सबको पता है। लेकिन वो तो अपनी अजाशियों में चूर है। मुझे ले ग्रेटर, डरते क्यों है? बिल्ली और कबूतर का कभी हमने देखा कबूतर क्यों मरता बिल्ली से? उड़ सकता है ना, क्योंकि बिल्ली को देख के, और रैबिट भी आपको पता ही है, वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेते हैं। रैबिट भी बिल्ली से ज्यादा भागता है, उछल कूद करता है, कबूतर भी है। लेकिन इसलिए ये सारे मुल्क जो है वो नहीं, हम देखिए मैं अपने सारों की बात कर रहा हूँ। अब देखें कितने ममालिक हैं, मिस्र की बात देख लें, और कितने ममालिक हैं, इतने इस्लामी 57 ममालिक हैं। चले सऊदी अरब को या अब हमें पता है, या यूएई की छोड़ दें, उनको दूर बैठे हैं, या उनके अपने डायनामिक्स है। बाकी जो 53 मुल्क है ना, वो मुल्क जो है वो कहाँ है? क्या इसराइल यूएन के सेक्रेटरी जनरल की बात को अहमियत देगा कि जनाब मान जाओ, बस करो, हमले बंद करो? वो तो ऐलान किए बैठेंगे हमने इसकी आड़ में हमास को ख़त्म करना। देखें, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है कि जो मुल्क अपने सामने कुछ रेत की बोरियां रख के जंग लड़ता है, और उस रेत की बोरियों की वजह से अमेरिका खुद बदनामी से बचता है, और उस हुकूमत के हवाले से लोग गुफ्तगू करते रहते हैं कि फ़लस्तीनियों के खून का बुनियादी जिम्मेदार नेतन्याहू नहीं, जो बाइडेन है। उसकी एक वजह है कि नेतन्याहू के पीछे से अगर जो बाइडेन निकल जाए तो नेतन्याहू ऐसे पिघलेगा जैसे नमक पिघलता है, जैसे मोम पिघलता है। इस कैफियत के अंदर अमेरिकन जो हैं वो तकरीबन इस वक्त 3.5 अरब का वस्ता देते हैं। खुद इसराइल को उन्होंने इस पांव पे खड़ा कर दिया हुआ है कि इस वक्त इसराइल खुद जो है असला प्रोडक्शन करता है, और 6 अरब के करीब असला वो बेचता है, उससे कमाता है, ड्रोन्स बनाता है, बाकी सारी चीज़ें। इसराइल की टोटल सिक्योरिटी जो फॉरेन पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पे वो अमेरिका के हाथ में, बल्कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो इसराइल के हाथ में, और जो लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इसराइल अगर खुद चाहे कि जंग अकेली लड़े, तो उस्मान साहब एक इतनी बारीक सी पट्टी है, सिर्फ मुसलमान दौड़ लगाना शुरू करे ना तो उनको मेडिटेरियन में फेंक देंगे, यानी धक्का लगाना शुरू कर देना, कितनी गोलियां चलेंगी। ये मुसलमानों की सिर्फ 50-60 लाख मुसलमान निहत्ते चले जाए तो इससे स्टैंड नो वेयर, इसको वो एटम बम चला दे तो गैरत चाहिए ना, गैरत चाहिए। अच्छा, फिर अमेरिका के बारे में बातें हम करते हैं, क्या पाकिस्तान समेत 233 ममालिक में कोई एक शख्स ये करारदाद मंजूर कर सकता है खड़े होकर असेंबली में कि तुम इसराइल की मदद बंद करो, तुम कातिल हो, तुम $3.5 बिलियन असला बंद करो, तुम हो असल जालिम?
तुम्हारे पैसे से लोग, तुम्हारे दिए हुए पैसे से, तुम्हारे जो फूड की चेन से जो पैसा वहां जाता है वो बंद करो। तुम्हारे 6 कसिनो हैं उसके अंदर, लॉस वेगस के अंदर, जो सिर्फ डेडिकेटेड है कि वहां से पैसा कमाया जाएगा और इजराइल को दिया जाएगा। तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक से, तुम्हारी मुख्तलिफ किस्म की फर्म से जो मुनाफा जाता है वो इजराइल को जाता है, वहां से गोलियां खरीदी जाती हैं, तुम बंद करो। तुम फैटफ लगाते हो इन छोटे छोटी चीजों के ऊपर, जो छोटे छोटे मुल्कों के ऊपर 48 मुल्कों को विजिलेंस बनाई हुई है। कोरिया ने आज तक एक बंदा नहीं मारा, कोरिया ने अपने मुल्क से बाहर एक बंदा नहीं मारा, सैंक्शन तुमने लगाए। असल मसला यह है कि इसका मतलब यह है कि हम 7.5 करोड़ बुज़दिल इंसान इस दुनिया में जिंदा हैं, उनके हुक्मरान बुज़दिल हैं। वो खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि ये बेंजामिन नेतन्याहू नहीं, ये जो बाइडेन इसका कातिल है, ये बुश इसका कातिल है, ये इससे पहले ट्रंप इसका कातिल था जो उनको गोलियां देता है, जो उनको असर देता है। ये करारदादें मंजूर होनी चाहिए। असेंबली के अंदर अमेरिका को कहना चाहिए कि तुम पैसे बंद करो, सीज़फायर हो जाएगा, तुम असला बंद करो। अगर 65 में विंडो पाकिस्तान वॉर के अंदर पाकिस्तान का असला बंद किया जा सकता है तो अमेरिका, तो इसराइल का क्यों नहीं किया जा सकता? असल कातिल अमेरिका है और अमेरिका से ही जंग होगी तो ये चीज जीती जा सकती है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।